नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। लोकसभा चुनाव 2019 के तीसरे चरण में 117 सीटों के लिए आज वोटिंग का काम पूरा हुआ। 2014 लोकसभा चुनाव में इन 117 सीटों में से 62 सीटें बीजेपी ने जीती थीं, जबकि 4 सीटें उसके सहयोगी दलों ने। तीसरे चरण में 1640 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। इस दौर में कई राज्यों में जहां गठबंधन की अग्नि परीक्षा है, तो वहीं राजनीति के कई दिग्गज इसी दौर में चुनावी रण में थे, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव, बीजेपी नेता वरुण गांधी, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, एनसीपी की सुप्रिया सूले, तो वहीं बिहार में शरद यादव और रंजीता रंजन जैसे नाम भी शामिल हैं। तो समझेंगे कि तीसरे दौर का मतदान, जहां पर 117 सीटें थीं, गठबंधनों के लिहाज से कैसा रहा, दिग्गजों के नजरिए से, और इसके साथ अगर तीनों फेज को मिला दिया जाए तो किन बड़े मुद्दों के सहारे इस बार का चुनाव आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में दलों के लिए क्या बड़ी मुश्किल या फिर किसकी राह आसान होने की उम्मीद दिखती है। हमारे साथ 4 खास मेहमान आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं। स्टूडियो मेरे साथ हैं रोशन गौर, ब्यूरो चीफ राष्ट्रीय सहारा में। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं रामकृपाल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है सर। संजय कुमार हमारे साथ हैं, निदेशक CSDS से। संजय जी स्वागत है। और साथ ही राहुल महाजन, प्रधान संपादक राज्यसभा टीवी, हमारे साथ हैं इस वक्त अहमदाबाद से। आपका भी स्वागत है राहुल जी। शुरुआत में संजय जी आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि तीसरा फेज जो चरण है आज का रहा, बहुत ही अहम और क्रूशियल भी कहा जा रहा है। 117 सीटें, बहुत सारे दिग्गज मैदान में, कई ऐसे राज्य जहां पर गठबंधन जो इस बार नए बने हैं उनके लिए अग्नि परीक्षा। किस तरीके का चुनावी रण दिखता है इन 117 सीटों का? आपने कुछ राज्यों का जिक्र किया और कहा कि गठबंधन जिसकी अग्नि परीक्षा थी, निश्चित रूप से आप यूपी का जिक्र कर रहे हैं। मेरे समझ से आप कर्नाटक की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है आज काफी चर्चा रही गुजरात की, क्योंकि गुजरात ऐसा स्टेट है जहां बीजेपी ने 26 की 26 सीटें जीती थी 2014 के चुनाव में। और बीजेपी के लिए एक अग्नि परीक्षा थी कि 2014 में जिस तरह से प्रदर्शन बीजेपी का रहा था गुजरात में, क्या बीजेपी उस प्रदर्शन को दोहरा पाएगी। एक परीक्षा, अग्नि परीक्षा बीजेपी की वहां थी। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में भी ये वो इलाका है जो समाजवादी पार्टी का एक तरह से गढ़ माना जाता है, यहां भी बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा थी। कर्नाटक, जहां पे बीजेपी ने 2014 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, बहुत अच्छा प्रदर्शन, शानदार प्रदर्शन था, वहां भी बीजेपी के लिए एक तरह से चुनौती थी। अगर एक राज्य था जहां बीजेपी के लिए कोई खास ना तो गंवाने के लिए, सिर्फ एक तरह से हासिल करने का था, वो है केरल। कुल मिला के ऐसा दिखता है, हालांकि ये बहुत एक तरह से इनिशियल संकेत हैं। अगर हम मतदान के प्रतिशत को देखें तो हमें मतदान का प्रतिशत बहुत बढ़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से सभी राज्यों में तकरीबन 8 से 10% मतदान कम हुआ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब फाइनल फिगर्स आएंगे तो ये मतदान का प्रतिशत ऊपर जाएगा। लेकिन ऐसा अनुमान लग रहा है इन मतदान के प्रतिशत को देखते हुए कि तकरीबन मतदान उतना ही हुआ है इन कंस्टिट्यूएंसीज में, इन राज्यों में तीसरे चरण में, जितना इन्हीं राज्यों में, इन्हीं कंस्टिट्यूएंसी में 2014 में हुआ था। ऐसा मुझे लगता है कि कांटे का मुकाबला अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में, अलग अलग राज्यों में चल रहा है। ऐसा एक तरफा चुनाव मुझे होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। ओके राव जी, क्योंकि आप गुजरात में हैं और क्योंकि गुजरात 26 सीटें और बहुत ही क्रूशियल, पिछली बार पूरी सीटें बीजेपी ने जीती थी, और संजय कह रहे हैं कि बहुत अहम है गुजरात जैसे राज्य जहां पर 100% रिजल्ट बीजेपी के लिए रहा था। इस बार किस तरीके से देखते हैं, और क्या बड़े मुद्दों के सहारे, अगर दलों के नजरिए से, क्योंकि वहां पर सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, क्या या कौन से मुद्दे हैं जो कि दोनों दलों के लिए मुश्किल खड़ी करते हुए नजर आए, या फिर किसी की राह आसान भी कर सकते हैं? देखिए, जो कुल मिलाकर 62 सीटें जो अगर इस दौर के मतदान में हम देखें तो 62 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी ने जीती थी, और बीजेपी इसको बचाने की कोशिश में है कि किस तरह से ये सीटें तो बचे ही, साथ में नई सीटें इसमें जुड़ें। तो अगर हम गुजरात का देखें तो 26 सीटें गुजरात में हैं, और सारी की सारी सीटें पिछले चुनावों में बीजेपी के पास थी। अगर इसको थोड़ा सा एनालाइज भी करने की कोशिश करें, उसके बाद से, उस लोकसभा चुनावों के बाद से विधानसभा चुनावों में 2017 में
कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी और 99 सीटें बीजेपी के हाथ पड़ी थी। तो कांग्रेस का प्रदर्शन विधानसभा चुनावों में अच्छा हुआ था, लेकिन ये माना जाता है कि गुजरात में बीजेपी को हराना, क्योंकि संगठन बहुत मजबूत है बीजेपी का, और बीजेपी क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं वो गुजरात से आते हैं, वो भी इस चुनाव में उनकी सीट पे भी इस बार चुनाव है, इस जो अभी मतदान हुआ उसमें। तो ये माना जाता है कि बीजेपी एक स्ट्रांग विकेट पर गुजरात में है। लेकिन ये कहने के बावजूद जो एक यहाँ पर जो चीज़ें सुनाई दे रही हैं या ग्राउंड पे जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, उसमें एक बात कहनी ज़रूर चाहिए कि सौराष्ट्र का जो रीजन है जहाँ पे 4 सीटें हैं, उस रीजन में, या आनंद सेंट्रल गुजरात में, या बनासकांठा जो एरिया है, या पाटन, दाहोद, छोटा उदयपुर, ये जो सारी सीटें हैं, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को कांग्रेस की तरफ से अच्छी खासी टक्कर जो है वो मिल रही है। और कांग्रेस के अपने दावे ज़रूर हैं कि वो लगभग 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस ये कह रही है कि उनको सफलता मिल सकती है, लेकिन ये कहना अभी मुश्किल होगा क्योंकि गुजरात में बीजेपी का प्रदर्शन हमेशा से अच्छा रहा है। जी रामकृपाल जी, क्योंकि अगर और इसी तीसरे दौर में कई ऐसे राज्य, अगर मैं कहूँ महाराष्ट्र का वो इलाका जहाँ पर एनसीपी और कांग्रेस एक साथ हैं, यूपी का वो गढ़ जहाँ पर बीएसपी और एसपी एक साथ हैं, या बिहार का वो इलाका जहाँ पर कहा जाए कि जो विपक्षी एकता थी उसका टेस्ट भी है। इसके लिहाज से इन तीनों राज्यों में, या फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जाके कर्नाटक में जहाँ पर जेडीएस और कांग्रेस एक साथ, वहाँ पर 14 सीटों का रण था आज। किस तरीके से आपको लगता है कि जो टेस्ट है इन गठबंधन के साथियों के लिए कि ज़मीन पर वाकई वो एक साथ खड़े भी हुए कि नहीं? निश्चित तौर पर। और ये चुनाव देखिए बड़ा मुश्किल है कुछ भी कह पाना, जैसे संजय जी ने कहा, राहुल जी भी कह रहे हैं। ये चुनाव में चूंकि नए नए समीकरण बने हैं तमाम तरह का, इसलिए कह पाना बहुत मुश्किल है। जाहिर सी बात है कि देखिए जिन राज्यों में जहां बीजेपी एवरेस्ट पर है उससे ऊपर तो जा नहीं सकती, तो किसी भी तरह का परिवर्तन अगर होता है तो वो बीजेपी के लिए नुकसानदेह ही होगा, और ये मान के चल रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि मान लीजिए गुजरात में जो उसका लॉस होगा, या उत्तर प्रदेश में हो, या जहां भी हो, जहां मतलब आप समझिए करीब करीब 100%, 90, या गुजरात में तो सारी सीटें रही हैं, तो आज की तारीख में ये होगा कि चलो ठीक है, एक है जिसने 100% मार्क लिया था, इस जरूरी नहीं कि 100% मार्क आए, 90% आता है। तो सवाल यह है कि ये चीज़ें कहाँ से आप ये क्षतिपूर्ति कर सकते हैं, जिसका है उसमें भी आज का जो तीसरे फेज का चुनाव है एक ज़बरदस्त उसमें संकेत है कि जैसे बंगाल है, मान लीजिए, कहा जा रहा है ये, हालांकि वहाँ से आज सिर्फ 5 सीटों के लिए हो रहा है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर आप लोकसभा का चुनाव केंद्र में सरकार बनाने के लिए होता है, आज की तारीख में 2 दावे जो प्रमुख रूप से है वो एनडीए या यूपीए। आप देखिए आज 2 राज्य ऐसे रहे हैं, एक बीजेपी का गढ़ है गुजरात, और दूसरा केरल, जहां पे आज की तारीख में मान रहे हैं कि अगर एलडीएफ नहीं यूडीएफ आती है तो यानी कांग्रेस का, तो 2 ये खेमे हैं। लेकिन बदले सिनेरियो में एक चीज आप ये देखिए कि एलडीएफ भी अगर वहां से जीतता तो वो यूपीए की ही सीट थी। आज की तारीख में जो एक बहुत बड़ा, जैसे देखिए 2004 में कांग्रेस 143 सीट शायद उसकी थी, लेकिन सरकार बनी, और 2009 में भी वो 208 या कुछ ऐसी ही सीट थी, फिर भी सरकार बनी। क्यों? क्योंकि एक बड़ा चंक जो लेफ्ट का था, मतलब हालांकि 2009 में नहीं, लेकिन वो एक भरोसा रहता था कि कांग्रेस की तरफ यूपीए का ही हिस्सा होगा। आज जो केरल में है वो यूडीएफ आए या एलडीएफ आए, कहीं ना कहीं से वो जो लेफ्ट का था वो खत्म है। तो आज बेसिकली अगर एनडीए को चैलेंज देना है तो कितना जो यूपीए है वो कहां से कितना गेन कर रहा है। उत्तर प्रदेश से वो यूपीए सोकाल नहीं है, आप देखिए केवल उसको गुजरात है, और छोटी छोटी जगह जैसे बंगाल में भी ऑलमोस्ट मैं समझ रहा हूं कि शायद वो नहीं है। तो ये जो है बीजेपी के लिए नुकसान की बात जरूर है, लेकिन ओवरऑल अगर आप कहिए कि केंद्रीय सत्ता के करीब कौन पहुंच रहा है,
तो उस नुकसान के बावजूद कोई यूपीए का कोई ऐड बहुत ज्यादा ऐसे में दिख नहीं रहा है। कोई ऐसी स्टेट हो एक्सेप्ट गुजरात, और गुजरात में सही बात है कि देखिए विधानसभा में चुनावों में जो ये सौराष्ट्र का इलाका है, आप यूं कहिए फार्म डिस्ट्रेस, जो खेती और किसानों का जो समस्या रही है। लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि राज्यों के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी हमेशा प्राइमरी रूप से वो विधायक के खिलाफ होती है, क्योंकि वो लखनऊ स्टेट की सत्ता और किसान या उसके बीच की कड़ी वही होता है। कृषि राज्य सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है, वो हमेशा एमपीस के खिलाफ नहीं जाता है। और एक बहुत बड़ी एडवांटेज ये हो जाती है कि चूंकि एमपी से लोग ये नहीं अपेक्षा रखते कि उसके दैनिक कार्य या उसकी खेत बहुत लोगों को पता है, सारे जो उसके अपने कॉन्ट्रडिक्शन, जो उसकी अपनी जरूरतें हैं, वो जिले से शुरू होकर के स्टेट तक जाती है, वहीं पर खत्म होती है। तो ये एक एडवांटेज ये रहती है कि केंद्रीय चुनाव में, आम चुनाव में, कि बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी एमपीस के नहीं होती। और नॉर्मली वोट क्या मिलता है कि केंद्रीय सत्ता में कौन सी पार्टी आ रही है, तो क्या एक एडवांटेज उसको ये मिलती है। जो कह रहे हैं सर कि जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी या किसी एक बड़े मुद्दे का, मैं कहूं कि ओवरऑल अगर देखें इस थर्ड फेज में कोई एक या दो बड़े मुद्दे जो कि सब जगह प्रभावित कर रहे हैं, ऐसा भी नजर नहीं आ रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग गठबंधन या स्थानीय मुद्दे, उसके वनस्पति और केंद्र में सत्ता, ये तय कर रहा है इन 117 सीटों का भविष्य। देखिए, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, मैंने जो लोगों की फीलिंग देखी है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, वो कहीं गौण हो गए हैं। अब ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है और यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि हमें प्रधानमंत्री किसको बनाना है। क्या एनडीए की तरफ से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा लाना है या यूपीए की तरफ से राहुल गांधी को लाना है। तो लोग दो लोगों की यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, किसानों के हैं, बेरोजगारी है, तमाम चीज़ें, वो मुझे लगता है ना कहीं कहीं गौण हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पे जो फोकस किया गया है, जो बीजेपी ने एक ऐसा जाल बुना है कि उसमें बाकी मुद्दे जो सरकार के खिलाफ एक माहौल बन सकता था, वो कहीं ना कहीं छुप गए। जो हम गुजरात की बात कर रहे हैं, देखिए गुजरात में हमें एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी की 16 सीटें कम हुई थी, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ा था, करीबन 1.5% का वहाँ बीजेपी को फायदा मिला था। और जो 3 फोर्सेस थे जिन्होंने वहाँ पे बीजेपी के नाक में दम किया था, वो आज कहीं नज़र नहीं आ रहे, चाहे अल्पेश ठाकुर हो, चाहे मेवाड़ी हो। तो ये फोर्स अभी वहाँ पे नज़र नहीं आ रही। दूसरा कि वहाँ पे जो इसमें है माहौल कि हम नरेंद्र मोदी गुजरात प्राइड है, अस्मिता का सवाल है, तो हमें मोदी को इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है, एक माहौल है वहाँ पे। तो 26 में कितने कम होते हैं ये तो खैर बाद में पता लगेगा, पर जो मैं वहाँ देख के आया हूँ, मुझे ऐसा फील हुआ कि वहाँ पे लोग मोदी के नाम पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमें उनको भेजना है। और बाकी अगर आप उत्तर प्रदेश में चले जाएँ तो उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी का और बीएसपी का, वो वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रयोग चल रहा है कि क्या वो प्रयोग आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में क्या होगा। तो उसी प्रयोग में जो हम फील कर रहे हैं कि बीएसपी का वोट सपा को तो पड़ रहा है, लेकिन सपा का वोट बीएसपी को जाएगा, उसमें कुछ डाउट है। और ये बात मायावती ने 1-2 सभाओं में कही है। तो ये भी जो हम 23 मई को जब रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे हमें देखना होगा। और जो हम जेडीएस की बात कर रहे हैं कर्नाटका में और कांग्रेस की, तो वहाँ पे देखिए कि मैक्सिमम 17 सीटें इसमें बीजेपी के पास थी। और वहाँ पे जो उनके बड़े लीडर हैं, जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वहाँ पे जो शिमोगा है, शिमोगा में येदियुरप्पा के बेटे के खिलाफ वहाँ पे मधु बंगारप्पा है, तो वहाँ पे भी टक्कर ऐसा लग रहा है कि बराबरी की टक्कर होगी। केरल में हमें बीजेपी के लिए बहुत कुछ तो नहीं दिखता वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे फिर भी 2-3 सीटें ऐसी हैं कि जहाँ पे ऐसा लगता है कि बीजेपी वहाँ पे टक्कर दे रही है, जैसे कि त्रिवेंद्रपुरम सीट है, जैसे वहाँ पे सबरीमाला वाला इतना बड़ा वहाँ पे आंदोलन चला था, तो वो सीट है। वहाँ पे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बीजेपी को उसका जो मत प्रतिशत है वो करीबन 10% तो है, शायद वो 1-8 सीट निकाल सके, क्योंकि पिछली बार त्रिवेंद्रम सीट जो है केवल 15,000 से बीजेपी हारी थी, तो वहाँ पे एक उम्मीद बनती है। वो पश्चिम बंगाल में भी ऐसा लगता है कि बीजेपी का शायद थोड़ा सा बढ़े। और उड़ीसा में भी जैसे आपकी कटक सीट है, आपकी भुवनेश्वर सीट है, पुरी सीट है, इसमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कुछ न कुछ चाहे उसका वोट प्रतिशत बढ़े, लेकिन वहाँ पे माहौल है वहाँ पे। राहुल जी, क्योंकि अगर ओवरऑल इन 117 सीटों को देखें और 2014 से 2019 यानी आज जो मतदान हुआ उसको समझने की कोशिश करें,
जो विपक्षी दल है यानी कि बीजेपी से अलग जो दूसरा खेमा है जिसमें क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस है, क्या उनके लिए ऐसा हुआ है जिसके जरिए वो उम्मीद कर रहे हैं, या क्या बड़े फैक्टर है जिनके सहारे उनको लगता है कि इस बार वो तस्वीर में जो हिस्सेदारी है वो बढ़ सकती है, उनको ऐसी उम्मीद दिखती है? देखिए, जहाँ तक बीजेपी जिन राज्यों में पीक हो चुकी है, जहाँ पर जैसे गुजरात का, इस अगर हम फेज की बात करें तो गुजरात जैसे राज्य में तो एक भी सीट का लॉस बीजेपी का लॉस है। तो अब ये बात आती है कि ये लॉस जो है कंपनसेट कहाँ से होगा बीजेपी के लिए, तो उसके भी बातें जो है सामने रखी जा रही हैं। जैसे कि अगर आप इस फेज़ में देखें, महाराष्ट्र में 14 सीटें इस फेज़ में जो चुनावों में हैं और 6 सीटें बीजेपी के पास हैं। ऐसे में कोशिश ये होगी कि शिवसेना जो है वो बेहतर प्रदर्शन करती है, तो ये सीटें इस फेज़ में बेहतर हो सकती हैं। वहीं पर अगर हम बात करेंगे कि असम में 4 सीटों का चुनाव है, उसमें से 1 सीट बीजेपी के पास है। बाकी 3 सीटों पर अगर बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन होता है तो वहाँ पर जो बीजेपी की सीटें बढ़ सकती हैं। तीसरा, उड़ीसा की बात करें हम, उड़ीसा में 6 जो सीटें इस बार आई उसमें से 1 भी बीजेपी के पास नहीं है, तो वहाँ पे हो सकता है। वेस्ट बंगाल में 5 सीटों पे चुनाव है, वहाँ पर 1 भी सीट नहीं है। तो ये सारी फैक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे बीजेपी को लगता है कि वो गेन करेगी। वहीं कांग्रेस को ये लगता है कि क्योंकि जैसे कर्नाटका में आज जो 14 सीटें चुनाव में गई हैं जिन पे मतदान हुआ है, उसमें 11 सीटें बीजेपी के पास है, तो कांग्रेस को लगता है कि हो सकता है कांग्रेस जो है या जेडीएस जो उनको बेहतर प्रदर्शन होगा और उनको कुछ और सीटें, ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। वहीं पे गुजरात में उनको लगता है, केरला में उनको लगता है कि वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो ये ऐसी बातें हैं जिनमें दोनों दलों को ये लग रहा है कि वो कहाँ बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं या फिर उनका बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। लेकिन जैसे आज मैं गुजरात में एक गांव में गया हुआ था, वहाँ पर किस तरह के इश्यूज बात हो रही है, ये गुजरात में साफ है कि वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, हम सेटिस्फाइड हैं, लेकिन मनरेगा जो है उसमें अगर जो है पैसे बढ़ा दिए जाएं, मनरेगा में जो पैसा मिलता है उसको अगर बढ़ा दिया जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, ये बात सुनने को मिलती है। तो जो लोकल इश्यूज है या वहाँ पे जो लोगों के इश्यूज है, मनरेगा सेंट्रल स्कीम है, लेकिन ये इशू यहाँ का लोगों का है कि मन में उनकी बात है कि इसको पैसे को बढ़ा दिया जाए तो अच्छा होगा। तो इस तरह की चीज़ें, एस्पिरेशंस भी इस चुनाव में जुड़ी हुई हैं। संजय जी, क्योंकि इन 117 सीटों में जिन राज्यों में आज मतदान हुआ वहाँ पर कमोबेश कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियाँ ही कहा जा रहा है कि वो बीजेपी को टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन मैं समझना चाहूँगा इश्यूज या वोट शेयर या फिर जो दूसरे फैक्टर हैं कि 2014 से 2019 के बीच में क्या कुछ बदला है इन पार्टियों के पक्ष में या इन पार्टियों के खिलाफ? देखिए, अगर बीजेपी की बात करें तो अलग अलग राज्यों का हम विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा दिखाई नहीं पड़ता किसी राज्य में कि बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के खिलाफ बहुत तेज हवा बह रही हो। न ही ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है कि बीजेपी के लिए और पॉजिटिव स्विंग दिखाई पड़ रहा हो। तो एकदम ऐसा कह सकते हैं, उदासीन कहना थोड़ा मुझे लगता है सही नहीं होगा, लेकिन एक नॉर्मल सी स्थिति कि एक सरकार ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। 5 साल उन्होंने एक अच्छा, मतलब एक नॉर्मल जैसा गवर्नेंस होता है वैसा गवर्नेंस हुआ है, और एक बड़ी संख्या में लोगों के मन में ये भावना दिखाई पड़ती है कि सरकार को एक मौका दिया जाना चाहिए। जहां तक विपक्ष की पार्टियों का सवाल है, इसमें कांग्रेस ले लें और तमाम तरह की रीजनल पार्टियों का हम जिक्र कर सकते हैं, इन पार्टियों के भी के खिलाफ के आक्रोश के खिलाफ कोई ऐसा हवा दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा जैसा कांग्रेस के खिलाफ 2014 में दिखाई पड़ता, तो वो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन क्या इन पार्टियों के लिए कोई आकर्षण है? ना तो कोई आकर्षण दिखाई पड़ता है। यही वजह है कि अगर आप अलग अलग राज्यों में देखें, और जो हम चर्चा अब तीसरे फेज के चुनाव के बाद करने लगे हैं, बल्कि ये पहले और दूसरे फेज के बाद भी हो रहा था, क्या ये वेवलेस इलेक्शन है? क्या कोई वेव नहीं है? वेव नहीं होना या वेव नहीं दिखानी पड़ने की वजह यही है कि कोई स्ट्रांग आकर्षण नहीं है किसी पार्टी के लिए, और न ही किसी पार्टी के विरोध में कोई बड़ा एक हुजूम दिखाई पड़ता है कि किसी एक खास पार्टी का जबरदस्त विरोध किया जा रहा हो। रोशन, ये बहुत क्रूशियल है चुनाव में, जब कि न तो सत्ताधारी के दल के खिलाफ कोई लहर या फिर क्षेत्रीय दलों के जो आक्रोश संजय कर रहे हैं वो भी कहीं नजर आने की एक न्यूट्रल सी पोजीशन है। तो ये कहीं न कहीं राष्ट्रीय दलों के लिए, केंद्र की सरकार है उसके लिए मुनासिब या फिर क्षेत्रीय दलों के लिए मुनासिब?
नहीं, देखिए जो जो क्षेत्रीय दल हैं उनके तो अपने समीकरण होते हैं, उनका जो जातीय आधार होता है वो अपने जातीय आधार को पकड़ के रखते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय दल है उनके साथ दिक्कत होती है कि अब हम किन मुद्दों को लेके जनता के पास जाएं और कैसे उनको आकर्षित करें। तो इस चुनाव में जो बात दिख रही है कि अंडर करंट वाली बात हो रही है कि सामने कुछ ना कहें, कोई इशू ना हो, कोई बुराई ना हो, कोई अच्छाई ना हो, लेकिन अंदर खाने के लोग कुछ न कुछ बात करते हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि ये नेता अच्छा है या ये नेता अच्छा है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय मुद्दों के, राष्ट्रीय पार्टियों के साथ ये दिक्कत है कि हम अंडर करंट को कैसे पकड़ें। जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं कि किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, अगर सबसे बड़ा दल होगा तो कौन होगा। तो वो अंडर करंट है कि हो सकता है, जो हम बात करें मैथमेटिक्स की, कि किसी पार्टी को 200 मिल सकती है, किसी को 100 मिल सकती है। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, जब इसके परिणाम 23 मई को आएंगे तो पता लगेगा कि जो हम अंदाज़ा लगा रहे थे उससे कुछ और ही रिजल्ट आ रहे हैं। तो इस समय जो चुनाव है उसका अंडर करंट का हमें देखना पड़ेगा कि अगर आप लोगों के बीच जाएं, लोग क्या बात कर रहे हैं, लोग बुराई कर रहे हैं। जैसे मैं मथुरा गया था, तो मथुरा का जो सिल्वर व्यापारी है, जो वहाँ का चांदी का काम होता है, उस चांदी का पूरे हिंदुस्तान में काम जाता, वहाँ का बना हुआ सामान पूरे हिंदुस्तान में जाता है। जिसमें नोटबंदी हुई थी, सबसे ज़्यादा नुकसान उनको हुआ। और वो कहते भी हैं, वो खुल्लम खुला बोलते हैं, बीजेपी को गाली देते हैं कि इन्होंने हमारा धंधा चौपट कर दिया। तो हमने कहा वोट किसको दोगे? तो कहते हमारे पास ऑप्शन नहीं है, वोट तो हमें मोदी को ही देना है। तो ये बातें हैं जो अंडर करंट है कि वो क्या सोचते हैं। वो राष्ट्रीय स्तर पर सोच रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री किसको बनाना है, और कंपेयर करते हैं कि ये नेता अच्छा है, ये नेता अच्छा है। तो यहाँ पे ये इशू है सर। क्योंकि वक्त कम है, लेकिन एक आखिरी टिप्पणी में आपसे चाहूँगा कि जब क्षेत्रीय पार्टियों की हम बात कर रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां चैलेंज कर रही हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा दल नहीं जो कि बीजेपी के सामने हर जगह खड़ा हो, अलग अलग दल अलग अलग राज्यों में हैं। इन 117 सीटों में क्षेत्रीय दलों की परफॉर्मेंस वर्सेस केंद्र की परफॉर्मेंस है, या फिर महज केंद्र के खिलाफ बयानबाजी, विरोध, उसी के आधार पर क्षेत्रीय दल उम्मीद लगा बैठे हैं? देखिए, हम एक बात, मेरा ये कहना है कि हम कई बार ये मान के चलते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो नारा देती हैं वही जाकर के सबसे बड़ा इशू बन जाता है, या जनता अपनी तरफ से कुछ नहीं कहती। ऐसा नहीं है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और आज से नहीं। मैंने देखा हुआ है, एक जनता में स्वाभाविक होता है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट उसका जो भी सरकार है। नेहरू जब बहुत पॉपुलर थे, जनता वोट नेहरू को देती थी, लेकिन अखबार उनका नहीं पढ़ती थी, अखबार वो पढ़ती थी जो नेहरू की आलोचना करता था। नेशनल हेराल्ड कभी जनता के मास्टर्स के बीच पॉपुलर नहीं रहा। एक थ्योरी होती, मैंने 84-85 का मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैंने अपने रिपोर्टर को भेजा था बलिया में, चंद्रशेखर पूरे भारत यात्रा करके लौटे थे, 7 डिस्पैच वहां से आए, टाइम्स हमारे अंग्रेजी हिंदी में, और दोनों में था कि कोई कंटेस्ट ही नहीं है चंद्रशेखर के खिलाफ, और नतीजा आया चंद्रशेखर हार गए चुनाव। वो चुनाव कोई राजीव गांधी को नहीं मिला था या किसी को नहीं मिला था, वो मिसेस गांधी की शहादत का एक ऐसा था कि 400 सीटें मिली थी। कई बार कैंडिडेट मायने नहीं रखता है। आज की तारीख में कोई भी पार्टी इस बात को उठा नहीं रही जानबूझ करके कि स्थायित्व कौन दे सकता है। आज की 60% युवा है, कोई नहीं चाहता इस देश में 2 साल में 2.5 साल में चुनाव हो। ये इशू हर वोटर के सामने साइलेंटली है, उसके मन में है, उस पर डिबेट नहीं कर रहा है। लेकिन जब जाएगा, मैं आपसे बहुत पीड़ित हूं, मैं नाराजगी है, लेकिन सवाल इस बात का है कि डिसेंट क्या रिबेलियन तक है कि नहीं, इसको नहीं देना है। जैसा संजय जी ने कहा कि उस तरह का अमूमन जो सत्ता में होता है उसके खिलाफ एक तरह का दिखाई पड़ता है। लेकिन क्या वो वाकई रिबेलियन लेवल पे, मतलब कि नहीं इसको हटाना ही है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल, जो कि सारे पैनलिस्ट जैसे कि कह भी रहे हैं कि जो नाराजगी है उसके बावजूद प्रधानमंत्री कौन होगा, इससे सरकार कौन दे सकता है, विकास की तरफ कौन ले जाएगा, ये बड़ा फैक्टर इन चुनावों में फिलहाल नजर आ रहा है। हालांकि नतीजे तय होंगे, बताएंगे कि असल में किन मुद्दों के सहारे जनता ने, वोटर ने पार्टियों को चुना या फिर नकारा। फिलहाल आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।